हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू एमजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई, हर फैमिली का भरोसा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज नीट 2025 के बच्चों के लिए, जो नीट 2025 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो ये हमारा एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट पार्ट 2 का सॉल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। बॉटनी का हिंदी मीडियम का एफएलटी 2 फुल सिलेबस का कवरेज है इसमें, और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी मीडियम में, जैव समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न जातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे हम बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर हैं, यहाँ सेकेंडरी। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्तरण, स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कोलाई के जीन नियमनकारी का नियंत्रण करने वाला लैक्टोज ओपेरॉन जो लैक आई जीन उत्पादन में भाग लेते हैं वो क्या है? पुनर्भरण, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज अनुलेखन को बंद कर सकता है। नहीं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज अनुलेखन को बंद नहीं करता, ये गलत हो गया। ठीक है, धनात्मक और प्रेरणीय, क्योंकि इसे लैक्टोज द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। इसका सेकंड पार्ट तो सही है, प्रेरणीय क्योंकि ये लैक्टोज द्वारा प्रेरित हो सकता है, पर धनात्मक नहीं है, नेगेटिव है। ये नेगेटिवली रेगुलेटेड ओपेरॉन का एग्जाम्पल है, तो इसमें ऋणात्मक आना चाहिए। ऋणात्मक और प्रेरणीय क्योंकि दमनकारी प्रोटीन अनुलेखन को रोक सकता है। तो दिस विल बी आवर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बीओडी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के उच्च मान से ये मान पता चलता है कि पानी ज्यादा प्रदूषित है। भाई, पानी के अंदर जितना ज्यादा कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उतना ज्यादा CO2 बनाने की क्षमता होगी। पानी के अंदर मौजूद जो भी डिग्रेड हो रहा है सामान या कचरा, उसके अंदर CO2 उतना ही ज्यादा बन सकेगा जितना ऑर्गेनिक कचरा होगा। जितना CO2 बनाना होगा उतना ज्यादा O2 की खपत होगी। मतलब पानी में अगर ऑर्गेनिक कचरे की मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा O2 लगने वाला है, और पानी में ज्यादा कचरा मतलब ज्यादा प्रदूषित जल। तो पानी शुद्ध, पानी अत्यधिक, ये रहा है आंसर, पानी अत्यधिक प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 कथन पढ़िए और सभी सही कथनों वाला विकल्प चुनिए। मॉसेस एंड लाइकेन, मॉस और लाइकेन किसी नग्न चट्टान पर बसने वाले पहले जीव। हाँ, ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया है, ये तो सही। सेलाजिनेला इज ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस यानी कि समबीजाणुक। ये समबीजाणुक नहीं है, ये विषम बीजाणुक है। ठीक है, सेलाजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं ये वाले। कोरेलोइड रूटीन साइकस हैव माइकोराइजा, नहीं, ये बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन है, माइकोराइजा के साथ नहीं है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट होगी, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होगी। ये बात तो सही है, मतलब पौधा युग्मकोद्भिद हो गया मुख्य पौधा, जबकि टेरिडोफाइट में ये बीजाणुद्भिद हो गया। फिर अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है, में नर व मादा युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर बीजाणुधानियों में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा ऑप्शन। हाँ, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा कथन सत्य नहीं है? शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए पराग कणों का पाचन करके बनाया जाता है। भैया, पाचन तो हो नहीं पाता है। हमने देखा है कि ऐसा एंजाइम अब तक मिला नहीं जो स्पोरोपोलेनिन को पचा सके, तो पराग कणों का पाचन तो संभव नहीं है। ठीक है, पराग कणों में पोषकों की प्रचुर मात्रा होती है और वो गोलियों और शरबत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, ये एनसीईआरटी ने बताया है, फोटो भी दी हुई है, तो ये सही हो गया। कुछ पादपों के पराग कण कुछ लोगों में गंभीर प्रत्युर्जता व श्वसनीय एलर्जी व श्वसनीय कष्ट देते हैं। ठीक है भाई, सही है।
मक्खियों और चमगादड़ों से परागित होने वाले पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए दुर्गंध छोड़ते हैं, ये भी सही है। तो ये वाला आंसर आ गया अपना ए। नेक्स्ट, हाइलम, नाभिक, हाँ, कहाँ पर एक निशान होता है? तो ये आकारी की चैप्टर का प्रश्न है। इसमें हम जानते हैं कि चने के आकृति बताई थी बीज की, उस बीज में यहाँ पर एक निशान था जिसको बताया जाता है हाइलम। तो बीज पर होता है। वहां पहले क्या था वहां पे? तो बोले कि फ्यूनिकल उपस्थित था। ठीक है, फल बीज पर होता है जहां वो ब्रीजांड ग्रंथ यानी कि फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, हाँ, गाय और भैंस के आहार नलियों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो हमने इसमें पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं रूमिनेंट या जुगाली करने वाले जीव। तो उनके पेट में पाचन करने के लिए जो पेट में अन्न जाता है उसके पहले एक और कैविटी होती है जिसको कहते हैं रूमेन। तो उस रूमेन के अंदर साइनोबैक्टीरिया नहीं, फ्यूकस नहीं, क्लोरेला नहीं, मीथेनोजेंस रहते हैं। इसीलिए हम गोबर में मीथेनोजेंस को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे एनेरोबिक डाइजेशन करते हैं वो खाए पिए पौधों को, तो उससे ही हम गोबर गैस प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, सी अर्चिन के डीएनए में जो कि द्विकुंडलित है 17% बेस साइटोसिन दिखाए गए। ठीक है, 17% हो गया साइटोसिन, तो इसका मतलब हो गया 17% होगा इसके साथ में ग्वानिन, क्योंकि जितना साइटोसिन उतना ग्वानिन। ठीक है, तो बाकी का आपको ऐसे ही हिसाब लगाना आता है कि 33% हो गया ए और उतना ही हो जाएगा टी। कैसे ये हिसाब लग गया? तो देखो, 17 और 17 मिला के हो गया 34, 33 और 33 मिला के हो गया 66। कोई भी चीज 100% होती है। 100% में अगर बेसिस की बात करेंगे तो एक की जानकारी से हमको सारी जानकारी मिल गई, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में संपूरकता का सिद्धांत चलता है। ठीक है, तो जितना सी उतना जी, बाकी बचा ए और टी आधे आधा बांट देंगे, ये हो गया। तो इसमें आंसर होगा जी 17%, ए और टी 33। आई थिंक डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक पारितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पन्न होने की दर को क्या कहा जाता है? भाई प्रकाश संश्लेषण है, सबसे पहली बार प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है ना, और उत्पन्न होने की दर कही है तो उत्पादकता हुई। उत्पादकता में यहाँ पे चारों ऑप्शन उत्पादकता वाले दिख रहे हैं, ठीक है, पर इसमें नेट प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक, हाँ सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग नहीं होता है? तो गेमेटोफाइट हम जानते हैं कि भाई जिम्नोस्पर्म से आने पर आगे टेरिडोफाइट तक तो चलो ठीक है, कहीं कहीं पर गेमेटोफाइट फ्री मिल गए थे, पर जिम्नोस्पर्म में गेमेटोफाइट बिल्कुल भी फ्री नहीं मिले। गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर ही थे। तो यहाँ पर फाइनस एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, तो दिस विल बी द आंसर। हाँ, निम्नलिखित में से कौन जंतु परागणकारियों के लिए पुष्प का प्रतिफल है? पुष्प की तरफ से दिया हुआ इनाम। तो प्रोटीन तनुत्वक वर्तिकाग्र निस्राव नहीं, इनाम नहीं है ये। पुष्प का रंग और दीर्घ परिमाण नहीं, ये भी नहीं। मकरंद और परागकण, ये प्रतिफल होता है पुष्प के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, एलील होते हैं। एलील क्या होते हैं? विषम युग्मज तो नहीं होते हैं, ठीक है भैया। विभिन्न फिनोटाइप नहीं होंगे। यथार्थ प्रजननकारी समयुग्मज, समयुग्मज की बात कह दी, अलग अलग है। जीनों के विभिन्न आणविक रूप, ये दिस विल बी द राइट आंसर। हम जानते हैं कि एलील जैसे आप लिखते हैं कॉमनली टी और स्मॉल टी, तो इसमें अंतर किस चीज का है? तो अंतर यहाँ पर डीएनए के अनुक्रम का है। डीएनए सीक्वेंसेस दोनों जीन में थोड़े थोड़े से अलग होंगे, जिसकी वजह से इसका लक्षण इसके व्यक्त होने पर पौधा लंबा हो जाएगा और इसके व्यक्त होने पर पौधा छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये डीएनए सीक्वेंसेस का डिफरेंस है, जिसकी वजह से आरएनए का सीक्वेंस डिफरेंट बनेगा और जिसकी वजह से प्रोटीन अलग आएगा।
प्रोटीन अपना कैरेक्टर, एंजाइम अपना रिएक्शन जब दिखाएगा तो उसके प्रभाव के स्वरूप पौधे की फिनोटाइप निर्धारित होगी। नेक्स्ट, हाँ, इनमें से कौन सा कथन गलत है? रोडोफाइसी में संचित खाद्य पदार्थ मैनिटोल, नहीं, यही गलत लग रहा है मुझे तो, क्योंकि यहाँ फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। बाकी फिर सही होने चाहिए। एल्जिन केराजिन शैवाल के उत्पाद हैं, अगर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त, ठीक है। क्लोरेला स्पाइरुलिना अंतरिक्ष में खाद्य के रूप में, सही बात है। तो ये तीनों सही हैं, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, अच्छा ये ग्राफ दिया है, निम्नलिखित ग्राफ में घासी मैदान दिखाया है, वहां शाकाहारी की दो समष्टियां बताइए। तो देखो भाई, घास का मैदान है और शाकाहारी है, तो जाहिर सी बात है शाकाहारियों के बीच में स्पर्धा होना तय है, क्योंकि खाना उनका घास ही रहेगा। अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? एक्स एक्सिस पे लिखा है समय और वाई एक्सिस पे लिखा है जीवों की संख्या, ठीक है। ये जीवों की संख्या पूछ रहा है, जीवों की संख्या, और इधर लिखा है समय, है। मैं लाल पेन ले लेता हूं। तो देखो, ये ग्राफ देखने पे अच्छे से समझ में आ रहा है कि जीवों की संख्या पहले ए की ज्यादा थी और बी की कम थी, पर समय जैसे जैसे आगे चला है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो ए की आबादी, ए के जीवों की संख्या लगभग समान रही, फिर यहाँ से ए के जीवों की संख्या, ए प्रजाति के जीवों की संख्या घट रही है, मतलब समय के साथ ए प्रजाति के जीवों की संख्या में कमी आई है। और उल्टा प्रभाव पड़ा है किसके पास? बी के पास। बी की आबादी पहले कम थी, बाद में आगे चल करके बढ़ गई है। तो आबादी कम हुई है जिसकी, उसने या तो स्पर्धा में उसमें कमी रख दी है, या फिर वो स्पर्धात्मक रूप से कमजोर रहा होगा, या फिर बी खा सकता है। तो देखो क्या हुआ आंसर, समष्टि ए ने समष्टि बी के सदस्यों का उपभोग कर लिया। समष्टि ए और समष्टि बी दोनों शाकाहारी हैं, वो एक दूसरे का उपभोग नहीं कर सकते। इसे पर्यावास में दोनों पादप समष्टियां घट गई है, नहीं, एक बढ़ी है एक घटी है। भोजन के लिए समष्टि ए की अपेक्षा समष्टि बी में अधिक सफलतापूर्वक स्पर्धा की है। हाँ, ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंपटीशन जीता कौन है? बी। जिसने ज्यादा खाने पे कब्जा किया उसकी प्रजाति आगे चल करके विकास करेगी, उसकी आबादी बढ़ेगी। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी। अगर बच्चे ज्यादा हुए होते ए के, तो फिर ए की आबादी ज्यादा ही रहती बी से। ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, साइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी भित्ति में पाए जाते हैं क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, हाँ। क्रिस्टी, क्रिस्टी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लगने वाले साइटोक्रोम हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, वो सारे के सारे इस इनर मेम्ब्रेन पर यानी कि क्रिस्टी पर ही होते हैं, और साइटोक्रोम उन्हीं के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, एक निश्चित समय, डेफिनेट टाइम की बात कर रहा है, एक पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहा है, जीवित पदार्थ के द्रव्यमान मतलब टोटल बायोमास एक समय पे कितना है, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको खड़ी फसल कहा जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट, साइनेप्सिस समजात गुणसूत्रों को पंक्तिबद्ध कर देता है, मैच द फॉलोइंग। सिनेप्सिस कब होता है? तो जाइगोटीन में होता है। ये हो गया पहले का। दूसरा, फर्स्ट का सेकंड तो भाई 3 में है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण G2 प्रावस्था में होता है, तो 2 का 3 हो गया। 2 का 3 दो जगह, तो ये दोनों कट गए। फिर एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये पेकाइटिन में होता है। तीसरे का 5वां, ये रहा आंसर, ठीक है। बाकी इसको भी देख सकते हैं, सेंट्रोमियर क्रोमेटिड मूव करते हैं कहाँ पर? तो बोले एनाफेज में, ठीक है, एनाफेज। चलो नेक्स्ट, मनुष्य का एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें लिंग गुणसूत्र
एक्स एक्स एक्स, यह किस कारण हुआ? तो देखिए एक्स एक्स हम जानते हैं कि मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और नर में एक एक्स वाई पाया जाता है, और हमको बताया जा रहा है कि जो संतान है उसके अंदर एक्स 3 है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों गुणसूत्रों का युग्मक निर्माण हो रहा होगा तो इन दोनों का विसंयोजन नहीं हुआ होगा, और ये अंडाणु में ऐसे कैसे आ गए हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए हैं और एक एक्स नर की तरफ से आया है। तो इस तरह के सिंड्रोम को एक अंडाणु के साथ 2 शुक्राणुओं का संलयन, ये नहीं हो सकता है। पिता में असामान्य शुक्राणु बनने के कारण नहीं, मां में असामान्य अंडाणु बनने के कारण। दिस विल बी द राइट आंसर। एक हरित पौधे को जिस पर केवल एक तरफ से प्रकाश डाला गया हो उसे निम्नलिखित में से क्या वृद्धि होने पर प्रकाश स्रोत की ओर झुकता है? मतलब पूछा है कि कौन सा भाग पौधे का विकसित होगा जिससे पौधा प्रकाश की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पर ये बताया है, जैसे हमने एविना कर्वेचर टेस्ट पढ़ा था कोलियोप्टाइल में ओट के, तो देखो यहाँ पर एक तरफ से जब लाइट डाली जा रही थी पौधे पर, तब उस साइड पर जिस साइड लाइट नहीं पहुंच रहा था पिछले हिस्से पर, यहां पर ऑक्सिन का निर्माण हुआ था। ऑक्सिन का निर्माण होने से यहाँ की कोशिकाएं लंबी हुई थी। कोशिकाओं के लंबे होने के कारण ये भाग आगे की ओर झुक पाया था। इस भाग की कोशिकाएं लंबी हो गई थी, ये हम जानते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। छाया वाली बगल पर ऑक्सिन जमा हो जाता है जो वहां पर कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक दीर्घीकरण करता है, सही है। हरित पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती, कोई लेना देना नहीं है। हरित पादप प्रकाश को खोजते हैं क्योंकि प्रकाश अनुवर्ती होते हैं, बात चलो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका काम नहीं है। प्रकाश प्रकाशित बगल वाली पादप कोशिकाओं की अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि करने के लिए उद्दीपन करता है, नहीं, ये प्रकाश के पिछले वाले हिस्से में जहां प्रकाश नहीं पड़ा है वहां पर, तो फर्स्ट वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक कायिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में कोशिका चक्र में अभी अभी एस प्रावस्था पूरी की है, एस प्रावस्था पूरी हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि G1 S G2, अब आ रहा होगा एम फेज। ठीक है, क्या बोल रहा है, एस प्रावस्था पूरी की है उसी स्पीशीज के युग्मक की तुलना में, तो मतलब हमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 करा लेना है, युग्मक बना लेना है। ठीक है, युग्मक में क्या होगा, तो युग्मक में N होगा और C होगा। ठीक है, और यहां पर S प्रावस्था पूरी कर ली है तो 4C होगा, और N क्या होगा, तो N तो 2N ही रहेगा। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या 4 गुना, संख्या 4 गुना तो कहीं नहीं हो सकती, गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी, हाँ ठीक है। डीएनए की मात्रा भी 2 गुनी, नहीं, युग्मक की तुलना में डीएनए की मात्रा तो 4 गुनी है। गुणसूत्रों की संख्या समान, ये भी गलत। बचा लास्ट, गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी, संख्या तो चलो N2N 2 गुनी ठीक है, डीएनए की मात्रा 4 गुनी, हाँ ये सही है। सी यहां पर है, यहाँ 4C है, 4 गुना, दिस विल बी द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट, हाँ भाई, अरे ये तो बच्चों तुम्हारा जाना पहचाना सा दिख रहा है सवाल, मुझे लगता है कि ये बहुत आसान रहा होगा सभी के लिए। इसमें तो हम जानते हैं किसका उदाहरण है ये, है ना, सोलेनेसी पिटूनिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है ना, तो वायरॉइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, ये तो बात सही है। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, सही है। फिर विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, नहीं ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, गलत पूछा है ना। नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? तो भैया प्यूरिन तो 2 होते हैं, हम जानते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों में ही पाए जाते हैं। एडेनिन ग्वानिन कहीं पर है क्या, हाँ ये रहा, ठीक। नेक्स्ट,
गोल्डन राइस, गोल्डन चावल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही पूछा है? तो देखिए यहाँ पर डेफोडिल के जीन वाला, डेफोडिल एक पौधा होता है, उसके जीन डाले गए हैं गोल्डन राइस को बनाने के लिए, और उसमें विटामिन ए प्रचुरित। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। बाकी और भी देख लेते हैं। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के जीन वाला पीड़क प्रतिरोधी है, नहीं भैया ये गलत है। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग कर विकसित किया गया, यहाँ तक तो सही है। और यह शुष्कता को सहनशील नहीं, ये विटामिन ए की प्रचुरता। चावल की एक आद्य किस्म से जीन निवेशन के कारण इसके दाने पीले हैं, नहीं ये भी गलत है। तो आंसर होगा पहला। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण मतलब इन सीटू कंजर्वेशन की विधि नहीं पूछा है? ठीक है, तो स्वस्थानीय का मतलब जहां पर वो जीव है वहीं उसी स्थान पर उसे संरक्षण दिया जाए, ये स्वस्थानीय संरक्षण हुआ। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इसका एग्जाम्पल नहीं है? इसमें यह है बॉटनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान हम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या फिर शिक्षा संस्थानों या फिर इंडस्ट्रियल गार्डन्स में लगाते हैं ताकि हम उन प्रजातियों की रक्षा कर सकें जो कि खतरे में है। तो ये लगाए गए हैं मानव द्वारा, लेकिन वहां पर वो पौधे जो लगाए जाते हैं वो उस जगह के हों ये जरूरी नहीं है। बाहर बाहर से, दूर दूर से लोग बगीचों को सजाने के लिए पौधे लेके आते हैं। तो ये स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। हाँ, किस अवस्था में निम्न एमआरएनए के पढ़ने के प्राधार में कोई परिवर्तन, मतलब रीडिंग फ्रेम का पूछ रहा है, कब रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा? हम ये जानते हैं कि अगर कहीं भी एक या दो बेस को, क्षार को हटाया या जोड़ा जाए तो वो रीडिंग फ्रेम को बदल देगा। लेकिन अगर तीन या तीन के गुणांक में हटाया या जोड़ा जाए तो ऐसा नहीं होगा, रीडिंग फ्रेम वही रहेगा, है ना? तो ऐसा किसमें दिया है? पांचवी और स्थिति पर जी के निवेशन से, इससे तो बदल जाएगा। विलोपन से, इससे भी बदल जाएगा। चौथी और पांचवी स्थिति पर क्रमशः ए और जी के निवेशन, दो का निवेश है, इससे भी बदल जाएगा। सातवीं और आठवीं नौवीं स्थितियों पर जी जी यू के विलोपन से। तो ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 8 9 तीन को हटा रहा है, और वो भी कब? पहला कोडोन, दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, यहां से हटा रहा है। तो बाकी समान रहेंगे, बाकी कोडोन नहीं परिवर्तित हुए, रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हुआ है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से हम बना लेते हैं दही, तो ए का सेकंड 3 जगह है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इससे हम बनाते हैं ब्रेड, तो बी का 4 2 जगह, तीनों जगह है, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटिक, एसिटिक एसिड। अब तो आ ही गया होगा आंसर, डी का फिफ्थ, डी का फिफ्थ और सी का थर्ड, ये रहा आंसर। हाँ, मैप यूनिट, अच्छा, अनुवांशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई यानी सेंटीमॉर्गन की बात कहना चाह रहा है? सेंटीमॉर्गन के लिए हम जानकारी जानते हैं इतनी कि सेंटीमॉर्गन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। अगर हम ये गुणसूत्र माने और उस पर जीन, ये इस तरह से जीन व्यवस्थित हैं ऐसा मानते हैं, तो इन जीनों के बीच की दूरी का भौतिक माप सेंटीमॉर्गन इकाई है उसकी। जीनों के बीच की भौतिक दूरी के माप की इकाई है सेंटीमॉर्गन। और परिभाषा क्या है इसकी सेंटीमॉर्गन की? जब क्रॉसिंग ओवर के चांस, क्रॉस ओवर के चांस 1% हो तब उसको 1 सेंटीमॉर्गन कहा जाएगा। तो ऐसी वाली परिभाषा देखें, 10% क्रॉसओवर, 100%, 1%, 50%, तो इससे ही समझ में आ गया 1% क्रॉसओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्र पर जीनों के बीच की दूरी की इकाई। अगर क्रॉसिंग ओवर का चांस 10% होता तो वो डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 सेंटीमॉर्गन। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है एग्जाम में कि भाई 10 सेंटीमॉर्गन है, 10 सेंटीमॉर्गन से आप दूरी कितना परसेंट क्रॉसओवर का चांस बनता है? तो सीधी बात है 10% बनता है। अगर इधर 50 लिखा है तो यहाँ 50 आ जाएगा, रिवर्स भी सही है, ठीक है।
तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर वो तरीका है जिससे आप ये पता लगाते हैं, सेंटीमोर्गन क्रॉसओवर का परसेंटेज वो तरीका है जिससे पता लगा सकते हैं कि जीनों के बीच की दूरी कितनी है। 1% है, 2% है, 100% है, 50% है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, व्यक्त अनुक्रम घुंडी का तात्पर्य। भाई व्यक्त होने वाला अनुक्रम, व्यक्त होने वाला मतलब वो जीन का हिस्सा जो व्यक्त हो रहा है, मतलब वो आरएनए बनाएगा, तो इसमें कौन सा है? आरएनए के रूप में जीनों का भी व्यक्त होना, सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एक जीन लोकस पर 2 एलील हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए। यदि प्रभावी एलील की बारंबारता 0.4 है, मतलब हमको कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो समष्टि में इसका, इसका और इसका बारंबारता क्या होगी? व्यक्तियों की। तो यहां पर देखो, पहले तो इसने दे दिया हमको एलील की फ्रीक्वेंसी, एक एलील की फ्रीक्वेंसी दे दी है। हमको पता है कि P प्लस क्यू यानी कि A प्लस ए इस केस में इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 0.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो कितना होगा हम जानते हैं, 0.6 निकल आएगा। अब ये 0.6 आ गया, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? स्मॉल ए की। अब व्यक्ति की बोल रहा है, व्यक्ति मतलब लक्षण जिसमें दिखाई दे रहे हैं, तो व्यक्ति 2 प्रकार के, 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये हो गया समयुग्मजी प्रभावी, ये हो गया समयुग्मजी अप्रभावी, और ये हो गया विषम युग्मजी प्रभावी। तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है हमें, तो उसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर कितना है? 0.4 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, और बी का है 0.6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16, ये आ गया 0.36, ये आ गया 48। 16, 48 और 36 टोटल करने पे आ जाना चाहिए 1। तो 16 कौन आ गया? कैपिटल ए, 0.4 के हिसाब से। तो ये रहा, ये सही है, नहीं ये वाला सही है, दिस विल बी द राइट आंसर, 16, 48, 36। ठीक है। वह अनुवांशिक विकार कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति मुख्यतः पौरुष विकास होता है? पौरुष विकास मतलब मेल की बात कर रहा है, मेल की बात, और लक्षण मादा हैं जैसे गाइनेकोमेस्टिया, और बांझ मतलब इनफर्टाइल होता है। तो हम जानते हैं किसका लक्षण है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। वह घटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित होता है। बिना निषेचन, अनिषेक फलन, यही आंसर है। नेक्स्ट, हाँ, निम्न में अनुवांशिक कूट का कौन सा लक्षण है जो जीवाणु के अंदर पुनर्योजन डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है? भाई सीधी सी बात है, अगर अनुवांशिक कूट यूनिवर्सल ना होता तो क्या आप इंसान का प्रोटीन बैक्टीरिया में बनवा सकते थे या पौधे का प्रोटीन बैक्टीरिया में बनवा सकते थे? जवाब है कि नहीं। अगर AUG का मतलब मिथियोनिन सब में नहीं होता, UU का मतलब फिनाइलएलानिन ना होता, तो ये काम संभव नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिवर्सलिटी या सब जगह एक जैसा वो वाला नियम लागू होता है। तो यहाँ पर क्या है? अनुवांशिक कूट असंदिग्ध होता है? नहीं। अनुवांशिक कूट व्यर्थ होता है? नहीं। अनुवांशिक कूट लगभग सार्वभौमिक होता है। दिस विल बी द आंसर, यूनिवर्सल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा कथन गलत पूछा है? मोरेल और ट्रुफेल खाने योग्य होते हैं, ठीक बात है। क्लेविसेप बहुत से एल्कलॉइड और LSD का स्रोत है, ये भी ठीक बात है। कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं और एस्कस बीजाणु अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ईस्ट की, ये भी सही बात है, ईस्ट की लंबे धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काय होती नहीं, कोशिकाएं बनाता है ईस्ट। तो ये गलत, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
अनुचित कथन पूछा है, नर फल मक्खी विषम युग्म की होती है। ठीक है भाई, अनुचित नहीं है, ये तो सही बात है, नर में XY रहता है। हाँ, नर टिड्डों के 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। टिड्डों के अंदर हम जानते हैं कि नर को इस तरह से लिखा जाता है X0, मतलब 50% शुक्राणु में X गुणसूत्र होंगे और 50% X गुणसूत्र या किसी भी लिंग गुणसूत्र नहीं होगा उनमें। सही बात है। पालतू मुर्गों में संतति का लिंग मतलब बच्चों का शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, जबकि हमने पढ़ा है कि ZZ और ZW होता है, वहां पर नर समयुग्मजी होते हैं मुर्गियों में और मादा विषम युग्मजी होती है। तो मादा निर्धारित करेगी, यानी कि अंडाणु का प्रकार निर्धारित करेगा कि आने वाली संतति का लिंग क्या होगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है। विकासात्मक दृष्टि से देखें तो जनक बीजाणुद्भिद मतलब कि पेरेंट स्पोरोफाइट में मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट के साथ विकासशील तरुण भ्रूण यंग एम्ब्रियो को कुछ समय के लिए धारण करके रखना पहली बार किसमें देखा। ये बात कर रहा है किसकी, बीजी प्रवृत्ति की। तो बीजी प्रवृत्ति टेरिडोफाइट में आ गई थी। नेक्स्ट, पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते। पाइनस में क्या है, कारण पूछा है, तो इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है, नहीं, गलत आंसर। इसका कवक मूल के साथ अनिवार्य संबंध है, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑब्लिगेट रिलेशन है। माइकोराइजा में ऐसा देखा गया है कि स्पाइनस में ऐसा देखा गया है कि जब तक कवक मूल के साथ ये जुड़ा हुआ ना हो तब तक इसके बीज अंकुरित नहीं होते हैं। ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। 128 में पूछा है, कंसिडर निम्न कथनों को ध्यान में रखिए। सह एंजाइम अथवा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे होते हैं प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं। नहीं, यहाँ पर को फैक्टर या सहकारक होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ए कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम, मतलब कि एक प्रोस्थेटिक समूह से बंधा हुआ पूरा उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपोएंजाइम कहलाता है, जबकि यहाँ होलो एंजाइम होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए। तो इसमें कौन सा हार्मोन, या इसको देखा जाए तो यहाँ दो हार्मोन एक साथ दिए हुए हैं। हमने पढ़ा था कि इथिलीन का प्रयोग सिंक्रोनिसिटी लाता है, पुष्पन का समय एक साथ लाता है। तो इथिलीन के साथ में कॉम्बिनेशन एक ही दिख रहा है, ऑक्सिन और इथिलीन। ऑक्सिन भी करता है, नए इथिलीन अगली स्टेज लेके आता है और ऑक्सिन पुष्पन लेके आता है, तो वर्ष भर कराना है। हाँ भाई। नेक्स्ट, सेप्रोफाइट, मैच द फॉलोइंग है। सेप्रोफाइट किसे कहेंगे, मृत जैव पदार्थों का अपघटन। परजीवी किसे कहेंगे, लिविंग अथवा पादपों अथवा जंतुओं पर रहने वाला। तो ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ये रहा आंसर। बाकी दोनों लाइकेन और माइकोराइजा आपको पता ही। नेक्स्ट, कौन सा उदाहरण बाह्य स्थाने संरक्षण से संबंधित है, मतलब स्थान से बाहर ले जाके संरक्षित करना। तो जर्म प्लाज्म है उसका उदाहरण, सीड बैंक है उसका उदाहरण, और सफारी पार्क। तो ए बी और एफ ये आंसर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में हो सकते हैं बैक्टीरिया में, सही कथन चुनना है। चलो ये तो ठीक है। फिर
स्प्लिट जीन व्यवस्था जीनोम के नए रूप को प्रस्तुत करती है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, ये ठीक बात है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इन द स्प्लिट जीन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, हाँ पुराने समय की याद दिलाता है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। तो दिस इज द आंसर, ए सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 133, इसमें सेल टाइप बताना है, कैरेक्टर्स बताने हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा के, है ना, मैच करना है। तो मोनेरा में यहाँ आना चाहिए प्रोकैरियोट, ठीक है। सेल वॉल कुछ में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, प्रोटिस्टा में। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होना चाहिए क्योंकि प्रोटिस्टा यूकैरियोट हो गया। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्वपोषी तथा विषम पोषी दोनों होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, प्रोकैरियोटिक, तो चलो ये तीनों में आ गया, ठीक है। कुछ में उपस्थित सेल वॉल, तो ये आना चाहिए आंसर सी, प्रेजेंट, प्रेजेंट उपस्थित, ठीक है, और स्वपोषी एवं परपोषी। चलो, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ, रॉन्ग फॉर डॉर्सीवेंट्रल लीफ, निम्न में से कौन सा पृष्ठ आधारी पत्ती के लिए गलत है। तो पृष्ठ आधारी पत्ती की संरचना आपको याद होगी कि सबसे ऊपर की लेयर होती है क्यूटिकल, क्यूटिकल के ठीक नीचे एपिडर्मिस, और सबसे नीचे भी एपिडर्मिस। फिर ये पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है खम्ब पर्ण मध्यों तक, ठीक है। उसके नीचे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है। हम कहते हैं इस वाली सतह को अपाक्ष और इसको कहते हैं नीचे वाले हिस्से को अभ्यक्ष। तो अभ्यक्ष पे स्पॉन्जी और अपाक्ष पे पेलिसेड खम्भ। तो स्पंजी ऊतक अपाक्ष सतह की ओर पाया जाता है, गलत स्टेटमेंट। ऊपरी सतह पर क्यूटिकल की मोटाई अधिक होती है, ठीक है। खम्भ ऊतक अपाक्ष सतह पर पाया जाता है, सही है। तने के समकोण पर लगी होती है, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये आंसर करेक्ट होगा, ए। नेक्स्ट, अच्छा फोटो देख के, तो ये हमें फोटो देख करके समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ये विपरीत वाला हो गया, एक अंतर, एक इधर है फिर दूसरा इधर है, फिर दूसरा इधर है, चौथा इधर है, एक का अंतर, पहला एकांतर। दूसरा पर्ण विन्यास कैसा है, तो बोले सम्मुख है, एक के सामने दूसरा। और तीसरा एक बिंदु पे चक्कर बन गया है, ये वाला, ये चक्करदार। तो एकांतर सम्मुख चक्करदार, सी। तो ये था हमारा FLT 2। अगला FLT 3 लेके नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।